बच्चे भी सिक्योर हैं, हम भी सिक्योर हैं, तो कि अब कुछ समाज के लिए किया जाए। ऐसा सोच के एक बार छोटी सी प्राइमरी स्कूल में स्टार्ट किया था प्रोग्राम 2013 में। फैमिली का जो बैकग्राउंड था वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। जैसे 2 कमरे थे और मनीज और फिर रसोई के लिए कच्ची रसोई, राइट। बिलीव आप किसी में विश्वास करते तो विश्वास करते रहो। राजस्थान के रेस्टोरेंट है, हाँ, और 5-6 रेस्टोरेंट है, वहाँ जाके खा पी सकते हो, बिल्कुल खा सकते हो। एक हमारे सरदार सर के तो कम से कम 5-6 रेस्टोरेंट वहाँ पे, जिसमें अक्रॉस द यूके होंगे, एक लंदन में 2-3 हैं। 2 रीजन होते हैं, एक तो हॉबी डेवलप करना, एक तो हॉबी डेवलप हो गई है और एक डेवलप नहीं हो गई। 1000+ बच्चे किसी न किसी कैपेसिटी में बेनिफिटेड है चैरिटी से। चैरिटी और पहले कॉन्ट्रीब्यूशन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, जैसे अपना यहाँ पर समाज है और वहाँ का कल्चर है, तो वहाँ पे बच्चों पे एनफोर्स नहीं करते कि आपको यही करना है। नमस्कार, मैं हूं आरजे कविश आपके साथ और आप देख रहे हैं FM झुंझुनू 90.0 FM का डिजिटल प्लेटफॉर्म और कार्यक्रम का नाम है एक कदम बदलाव की ओर। कार्यक्रम में हर बार हम जो हैं वो अलग अलग गेस्ट के साथ में मुलाकात करते हैं, नए नए विषयों पर बातचीत होती है और आज बातचीत होगी राजस्थानी संस्कृति के बारे में। राजस्थानी संस्कृति यहाँ राजस्थान में तो है ही, हिंदुस्तान में फेमस है, साथ ही जो है विदेशों में भी राजस्थानी संस्कृति किस तरीके से फल फूल रही है और जो लोग इसके पीछे हैं उनके साथ में आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट यूके से सुरजीत जी ढाका मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि आपका FM चैनल ऐसे ही फलता फूलता रहे। बिल्कुल। तो सर, राजस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो यूके में काम कर रहा है कई वर्षों से, तो थोड़ा सा हमें इसके पीछे की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। साथ ही राजस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट यूके में रहकर किस तरीके से राजस्थानियों की मदद कर रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। राजस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट यूके बनाने से पहले 2013 से हम यहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, उनके लिए हम कंट्रीब्यूशन करते आ रहे हैं, राइट। ओके, 2013 में फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश किया था कि वहाँ पे हमारी लाइफ तो चल रही है एज यूजुअल, बच्चे भी सिक्योर हैं, हम भी सिक्योर हैं, तो कि अब कुछ समाज के लिए किया जाए। ऐसा सोच के एक बार छोटी सी प्राइमरी स्कूल में स्टार्ट किया था प्रोग्राम 2013 में। 2014 में प्रोग्राम किया, उसमें स्कॉलरशिप किए। 2015, 16, 17 तक ये पर्सनल कैपेसिटी भी चलता रहा था। और फिर 2018 में हम बैठे हुए थे, काफ़ी लोग शाम को बैठे हुए थे, और यहाँ के एक कलेक्टर थी फिर आरुषि मलिक, वो भी आई हुई थी। ऐसे बात करते करते बोले कि NGO बनाते हैं, तो NGO बनाना वो बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो मैंने कहा कि यार FCRA वगैरह उस चक्कर में पड़ जाएंगे तो 6 महीने और 7 महीने 6-7 महीने उसमें लग जाएंगे, और फिर यहाँ पे एंटायर सेटअप करना पड़ता है, तो हमें बहुत टाइम लगेगा और पेनफुल है। तो उन्होंने कहा मैं हेल्प करती हूँ, बट दैट्स द मोटिवेशनल वर्ड। ओके, ऐसा नहीं था कि हम वैसे करेंगे, लेकिन एक जो होता है ना, यहाँ किसको सपोर्ट मिल जाएगा, इसी आशा के साथ हम लोगों ने वहाँ पे चैरिटी रजिस्टर करने का काम किया। यहाँ पे 3-4 लोग और थे, यही झुंझुनू के भी थे, सुरेश जी कीचड़ थे, अनिल कुल्हार थे, जोधपुर से भी हैं, पाली से हैं, बीकानेर से लोग वो जुड़े। उसके बाद में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया चैरिटी का। अच्छा। वहाँ पे NGO बनाने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ता है कि आपके क्या रूल्स रेगुलेशन रहेंगे, आपका वर्क प्लेस का रहेगा, आपका डोनेशन कहाँ से होगा। तो हमने जो उसका जो फंडिंग रेजिंग है वो यूके के लिए किया था, और उसका सारा पैसा है वो राजस्थान में गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए हमने करेंगे। उसके लिए हमने रजिस्टर किया। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद उसका अराउंड 11 महीने लग गए उसको रजिस्टर होने के लिए, और ये 30 जुलाई 2019 को फिर रजिस्टर हो गया था। उसके बाद में हमने जो हमारा जो मेन था टारगेट था कि लोगों को जोड़ा जाए, हर महीने कंट्रीब्यूशन हो, क्योंकि NGO पे अगर आपको 40 से 45% टैक्स रिबेट मिलती है। तो अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो गवर्नमेंट पहले से ही 60-55 देती है आपको। तो हमारे को लगा कि इससे कंट्रीब्यूशन डबल होगा और लोगों को जोड़ेंगे। और फिर अपन जैसे गांव में स्कूल में जाते हैं तो कोई अपने दादाजी के नाम कमरा बना रहा है, कुछ तो हम लोगों को बोला कि आप चैरिटी के थ्रू जाओगे तो आपको डबल, मतलब 1 लाख की जगह 2 लाख लगाओगे, 2 की जगह 4 लगाओगे, तो आपका कंट्रीब्यूशन डबल हो जाएगा। ऐसा करके हमने किया। हमने 2019 में कुछ प्रोग्राम्स भी किए, और उसके बाद में कोविड आ गया था, इसका ट्रैवल नहीं हो पाई। अभी हमने लंदन में प्रोग्राम किया था, तो पहला प्रोग्राम था हमारा, उसमें अप्रोक्सीमेटली 800 लोग इकट्ठा हुए थे। अच्छा। हमने वो पूरा प्रोग्राम था वो फ्री रखा था, जिसमें दाल बाटी चूरमा था। अच्छा। उसके अलावा यहाँ से एक सिंगर भी गया था, वहाँ का राजस्थान का एक बैंड भी था जो पहले से था, उसको बुलाया गया था। तो लोगों में तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ था उसका कि यार दैट्स अ नाइस वंडरफुल ड्रेस। जो सारा उसका जो फंडिंग हुई थी, जिसमें स्पॉन्सर थे, हमारे जोधपुर का एक रेस्टोरेंट है, तो उन्होंने लागत से भी कम में काम किया था कि ये चैरिटी का काम मैं करता हूँ, ठीक है ना। उसने अपनी देख रेख में, कुछ लोगों ने बोला कि नहीं हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए, नहीं देखा जाएगा, जो भी है ट्रस्ट
बिलीव है ना, आप किसी में विश्वास करते हो तो विश्वास करते रहो। तो मन तो यही, हम आसपास जो बात करते हैं उनमें विश्वास करो अपने को। आसपास टीम में 50 लोगों की टीम होती है, उसमें सब अलग अलग फ्लेवर होते हैं। जी जी जी। तो उनको साथ लेके चलना पड़ेगा, राइट। बिल्कुल। और बहुत ही अच्छा दाल बाटी चूरमा प्रोग्राम भी हुआ। हमारे सारे स्पॉन्सर थे, उसने फंडिंग की। हमारा टारगेट उसमें ये नहीं था कि हम पैसा कमाएं, हमारा टारगेट था उसमें लोगों को जुड़ा जाए फर्स्ट, बिल्कुल, और रेगुलर उसका डोनेशन किया जाए। अब उसका चैरिटी में जो कंट्रीब्यूशन था वो तो अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपए का, मतलब जो हमने जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, हमने कहा कि है वो नहीं लेंगे, हम स्पॉन्सर्स और ट्रस्टी मिलकर प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था। बट उसका इम्पैक्ट कैसे, क्या इम्पैक्ट, मोटिवेशन उसका ये था कि लोगों जैसे बर्थडे पार्टी होती है, आज लोग यहाँ भी बर्थडे पार्टी करते हैं, बिल्कुल, वो अपने बेस देना करते हैं, आपस में लड़ने देते हैं, लेकिन वहाँ पे एक फैमिली थी, दिल्ली फैमिली, वो बहुत था डॉक्टर्स, राइट, ओके। तो उन्होंने अपने बच्चे का बर्थडे किया, तो बर्थडे में गिफ्ट नहीं लेके उन्होंने कहा कि हम चैरिटी के लिए करेंगे। तो लगभग उसमें थे 33,000 रुपये थे, जहाँ तक मुझे याद है, 330 समथिंग हो गए। 33,000 रुपये का वो कंट्रीब्यूशन हमारे को मिला था। ये एक टाइप का कंट्रीब्यूशन है कि लोग बर्थडे मोटिवेट किया जाए। एक है तुम हर महीने सैलरी में कंट्रीब्यूशन हो। एक लोग हैं कि ऑन द स्पॉट उनको बाद में टैक्स क्लेम करना पड़ता है। बट हमारा आइडिया ये था कि लोगों को जोड़ा जाए, क्योंकि आप जो चैरिटी में जो काम करते हैं 100 में से एक बंदा चैरिटी इंटरेस्टेड होते हैं, जो रेगुलर डोनेशन करते हैं। बाकी तो हम ये करते हैं कि यार अपन ने 800, 900, 1000 तो कम से कम 10 अच्छे डोनर मिल जाएं तो हम सक्सेसफुल हैं। बिल्कुल। अब सर बहुत बहुत कमाल काम आप कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा होता है सर कि किसी व्यक्ति के दिमाग में अच्छी थॉट्स आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोगों के आ पाती है। अब आप वहाँ यूके में बैठकर आपकी लाइफ सेटल है, जैसे आपने कहा कि बच्चों की लाइफ सिक्योर है, बट यहाँ जो बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनको नहीं मिल रहा है, उनके लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना एक बहुत कमाल की फीलिंग है। तो सर आपका सफ़र, सबसे पहले मैं इसी में आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा कि आप इंडिया टू या ये झुंझुनू टू यूके जो है वो आपका सफ़र कैसे रहा, आप कैसे वहाँ तक पहुँचे? मेरा गांव है वो सीगड़ा गांव है, और उसके पास में सीगड़ी गांव भी है, जो डॉक्टर काशीराम जी वर्मा का घर है जी। हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल थे उसमें आते थे, तो दिमाग में रहता था कि यार जाना है तो बाहर जाना है। फैमिली का जो बैकग्राउंड था वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। जैसे 2 कमरे थे, आज भी वो सेफ हैं, राइट, एज अ काइंड ऑफ हेरिटेज नाउ। लेकिन जो 2 कमरों में आपके 6 लोगों को रहना बड़ा डिफिकल्ट होता है, राइट, ओके, और मनीज, ओके, और फिर रसोई के लिए कच्ची रसोई, राइट। अपने यहाँ खेती होती है, वो भी मौसमी खेती होते हैं, आज तो कल तो बहुत ज़्यादा कुएं होंगे, लेकिन पहले उस टाइम था वो सारे के सारे मौसमी खेती थी। जब बारिश में हो गया तो हो गया, अकाल तो अकाल जी। तो इतना पैसा होता, घर का खर्चा चलता, वो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो गया तो 1 साल का, कभी 3 साल में 1 साल पैसा निकल गया। तो घर वालों ने जो हमेल होती है, इज वेरी लोग पैसे समझते हैं उसको, वो भी बेचनी पड़ गई थी, राइट। वेल वो एक बात है कि वो घर वालों का सेक्रीफाइस था, बट उससे भी पूर्ति हो नहीं पा रही थी। बीएससी में मैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं करने के बाद में बीएससी में चला गया था। बिफोर बीएससी, राइट, आई वाज एक्सपेक्ट कि मेरा मेरिट आएगा, राइट, ऐसे गाँव में लोगों को लग रहा था मेरिट में आएगा 10th में, उस टाइम काफ़ी क्रेज था, तो लोगों को लग रहा था। लेकिन जैसे ही मेरिट में नहीं आया, एक होता ना कि वापस आपको पहले पूरा ऐसे प्रशंसा करते हैं एंड सडनली आप नीचे एक एनवायरनमेंट है वो कहता है आगे की मेरिट, तो मतलब विच इज़ वेरी डिस्करेजिंग, राइट, ओके, राइट। तो एक वो था 11th क्लास में ऐसा था, आते का सेकंड डिवीजन क्लास में आ गया, ये क्या हो रहा है, राइट, ओके। बट 12th में क्लास में एक जो ना इंटरनल फीलिंग होती है आपकी कि यार व्हाट द हेल आई एम डूइंग, राइट, कि मेरा यहाँ पे मेरा क्या काम कर रहा हूँ मैं, मतलब जाके आराम से स्कूल जाके आता हूँ, कभी गया पढ़ ले। और उस टाइम 12वीं क्लास में उस टाइम 1 महीने छुट्टी हुई थी, सडनली वो 1 साल हुई थी दीपावली पे, 1 महीने छुट्टी की, और उसमें मैंने मैथ्स की 4 बुक की 12वीं की और एक साथ कर दी थी, और जो क्वेश्चंस थे वो उस पर राउंड कर लिया कि मेरे को नहीं आ रहा तो स्कूल में जाके पूछूंगा। लेकिन वो जो एक टर्निंग पॉइंट था, आप जब एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आप गिरे, वापस चढ़ना, वापस स्टेप बाय स्टेप, बट उसके बाद मोटिवेशन लगा कि अपने को करते रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे करते बीएससी में दिमाग में था कि सिविल सर्विसेज में जाएंगे, राइट, थोड़ा सा यार आरएस तैयारी भी करते थे, व्यक्तिगत दर्पण पढ़ते थे, लेकिन जैसे बीएससी फाइनल में आते आते दिमाग में आ गया कि अब पीजी करनी है। तो पीजी में एक ऑप्शन था कि एमएससी फिजिक्स था, और एमएससी फिजिक्स का टेस्ट भी दिया था यूनिवर्सिटी का, उसमें हो भी गया था, 3rd रैंक पे हुआ था यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन दिमाग में था कि अपन यूनिवर्सिटी से, मेरा बड़ा भाई था वो भी उस टाइम एमएससी की थी उसने, उस टाइम जॉब नहीं थी, अभी तो ही इज़ मौलाना चौकारी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। लेकिन वो सिनेरियो था कि अगर एक ऑलरेडी बेरोजगार है और दूसरा बेरोजगार और घर में सेम सब्जेक्ट में, तो वो एक तरह से रिस्क थी, तो एंड फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी का एमसीए भी इतना वो नहीं था, सी ग्रेड बुलाता था उस टाइम, राइट, ओके। लेकिन फिर भी चलो करते हैं एमसीए, ठीक है ना। और मैंने मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ले लिया कि यार एक बाहर जाने का मौका मिलता तो वहीं से मिलता है।
2004 में MCA हो गया था। उसके बाद मैं बेंगलोर चला गया। बेंगलोर जाने के बाद में 1.5 साल मैंने एक छोटी स्मॉल कंपनी में काम किया था जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए काम करती थी। और वहाँ पे बेंगलोर से मुंबई जाते थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग टर्मिनल था, वो बनवाया था उस टाइम, जो रेड ब्लू स्क्रीन आती है ना कई बार की टिकट स्टॉक की प्राइस क्या, वो बनाया था। और उसके बाद में दिसंबर 2006 में मैंने विप्रो ज्वाइन कर लिया था। और विप्रो में 5-6 महीने रहा और उसका क्लाइंट था बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। तो मैं विप्रो साइड से बैंक ऑफ न्यूयॉर्क चला गया। और बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में मैंने वहाँ पे विप्रो साइड से बैंक ऑफ न्यूयॉर्क यूके में काम किया। वो 4.5 साल काम किया उन्होंने। और उसके बाद मैंने JP Morgan बैंक ज्वाइन किया जी। और उसके बाद में आज 12 साल मैं JP Morgan बैंक में हूँ, वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट काम करता हूँ। उसके बाद में दिमाग में था एक पॉइंट रह गया जो इज़ वेरी गुड फॉर चैरिटी पॉइंट। BSc में जब मैं फर्स्ट ईयर की बात है, उस साल अकाल पड़ गया। और एक आज वो NGO नाम तो मैं भूल गया हूँ, जयपुर कोई NGO था। और उसने उस टाइम फॉर्म भरवाया कि हम जिनके फर्स्ट डिवीजन से अबव हुआ है उसको हम 1-1 हज़ार रुपये देंगे। और उस टाइम मुझे याद है हमारे उस साल खर्चा 3-3.5 हज़ार रुपये हुआ था। अच्छा। तो लकीली उस NGO ने 1000 के एंड में 3 चेक भेज दिए। अच्छा। शायद उनके आसपास 6 पैसा आया हुआ उस टाइम, तो 3 चेक भेजे तो साला खर्चा निकल गया। आज वो NGO तो नाम भी भूल गया उस NGO का नाम क्या था और कहाँ पे गए वो लोग, ठीक है ना। लेकिन दिमाग में आता ना कि यार 3000 अच्छी हेल्प थी। उसने ऐसे बैकग्राउंड सेट कर दिया कि अपने को कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। और उसी बेस पे फिर हम चैरिटी करते रहे। अभी तो और लोग जुड़ गए, काफ़ी लोग जुड़ गए। हमारे पास 10 डोनर भी हैं, 20 के अराउंड वॉलंटियर्स हैं, 5 ट्रस्टीज़ हैं। काफ़ी बड़ी एक टीम है और लोगों का सपोर्ट होता है। वहाँ पे जितने भी जैसे वहाँ पे हेल्प ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, जैसे हरियाणा का बना हुआ है, राजपूतों का बना हुआ है, जाटों का बना हुआ है, माहेश्वरी का बना हुआ है, ब्राह्मणों का बनाया हुआ है, सबका इसमें। तो वो सारे जो ग्रुप्स थे ना वो सब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसके अंदर। राजस्थान में ओके। तो काफ़ी सर मोटिवेटिंग आपकी जर्नी रही है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इससे शायद मैं भी आज सीखने को मुझे भी मिली है कि लाइफ में अपने रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए इंसान को, चाहे वो कितना भी ऊपर चला जाए, हमेशा अपने रूट्स में इंसान को टिका रहना चाहिए। और शायद उसी में मज़ा है। अब सर थोड़ा सा जो है वो राजस्थानी कल्चर को एक्सप्लोर करते हैं हम लोग। हमारे जो लिसनर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, उनको भी ये चीज़ जो है वो शायद जानने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग यूके गए नहीं हैं। अब आप यूके में रहते हैं तो हम यहाँ बैठ के थोड़ा सा यूके की बातें जो है, जो यादें हैं वो ताज़ा करते हैं। तो सर सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए कि हम झुंझुनू वाले हैं या शेखावटी वाले वहाँ गए हैं, तो मिलते होंगे तो कैसे मारवाड़ी में बोलने का मजा अलग आता होगा, कैसा फ्लेवर रहता है? दस गुड थिंग राइट। ओके, अभी प्रोग्राम किया था हमारे वहाँ पे, एक है हनुमंत जी नाम के हैं, तो उसको राजस्थानी का क्रेज है कि मुझे राजस्थानी को भाषा बनाना है। और वो आप जब फेसबुक चेक करना, वो ही इज क्रेजी अबाउट दैट। ओके, अच्छा। तो वो तो हर चीज़ का आंसर भी राजस्थानी में करते हैं। अच्छा। मारवाड़ी में करेंगे एकदम बिल्कुल टिपिकल जो जोधपुर की मारवाड़ी होती है, वो ऐसा आंसर करते हैं। अच्छा। और अब कई बार हम बोलते हैं यार पता नहीं भाषा ये मान्यता मिलेगी न मिलेगी, लेकिन हाँ मज़ा आ रहा है, ठीक है ना, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। वो अभी प्रोग्राम किया था हमने, तो वो 7 दिन यहाँ पे आए स्पेशली सारे साफा वफा खरीदने के लिए। अच्छा। कि वहाँ पे ले जाएंगे और वहाँ पे प्रोग्राम करेंगे। तो वो उसने उनका पूरा रेस्टोरेंट है, उन्होंने पूरा किया था, सारा डेकोरेशन का सामान यहाँ पे, जितने मंदिर वगैरह सब धोख लगा के गए थे यहाँ पे। अच्छा। तो पीपल आर वेरी क्रेजी अबाउट दैट कि हमारी मायड भाषा, हेलो मायड भाषा। तो कभी ऐसा हुआ है कि जैसे अपनी झुंझुनू के या इधर के कोई बंदे मिल गए, गुड मॉर्निंग बोलने की जगह राम राम बोल रहे हो? बोलते हैं राइट। ओके, हमारे तो कई बार होता है कि हम राम राम भी बोलते हैं, फिर कुछ लोग खमा गणी बोलते हैं, कुछ लोग सा भी लगाते हैं। आप देख लो कि यहाँ किसको ये सा लगता है, किसी को जी अच्छा लगता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं। अच्छा, इस आदमी को सा अच्छा लगता है, इसको जी अच्छा लगता है, इसको ये अच्छा लगता है, तो हमारे उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेते हैं। ऐसा कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट हाँ, जैसे वीकेंड में मिलना हो जाता है, बहुत बार मिलना होता है वीकेंड पे। शहर के सिटी के अंदर काम करते हैं तो शाम को बैठते हैं सब, तो हो जाता है। ऐसे ही हम झुंझुनू के 2-3-4 लोग हैं, वो तो ऐसे ही बैठे बात। एक तो रिलेटिव था, कभी मिला ही नहीं था मैं, सुरेश जी खिचड़ है, वो रिलेटिव थे, वो 1999 से यूके में है। लेकिन ऐसे जाके एक गेट टुगेदर था, तो हम दोनों पहले पहुंचे और पूछा, हाथ मिलाया, आपने मदन सर, मैंने आपका नाम सुना है। तो फिर वहाँ फिर हम तो रिलेटिव्स हैं राइट, वो जानते थे, पर तब से नाम सुना था राइट। ऐसे एक अनिल जी गुलारा कुआडवास के इधर ही झुंझुनू के बारे में, तो उनसे भी ऐसे बैठे किसी प्रोग्राम में, हाँ अपन वहाँ पे हैं, तो एक ग्रुप से मिले और उनकी वाइफ बोले चलो आज मिलते हैं। अच्छा, तो उनसे मिले। तो ऐसा होता है राइट, कि वो जो होता है ना अफेक्शन की जो होता है ना,
अपनी मिट्टी की जो भाई हाँ यार, कोई हमारा अपना बच्चे को है तो अभी घर मिल गया था, मिल तो रहा है। हाँ अभी चलना है। नॉर्मली वहाँ पे क्या अपॉइंटमेंट चलता है कि यार अगले वीक मिलते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं। अपने तो यहाँ पे क्या होता है कि हाँ चलो आ रहा हूँ। हाँ भी आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ। ऐसा नहीं होता तो, लेकिन हाँ ऐसे इंस्टेंस में ऐसा ही होता है वहाँ पे, क्योंकि मैं अभी आऊँ। अब एक चीज जो है वो राजस्थानी हो, बाकी सबसे बढ़िया तो एक तो अपनी भाषा देखिए आप बातचीत करा भी में एक अलग ही स्वाद है, चाहे इंसान यूके में रहो चाहे इंडिया में रहो। बी के अलावा जो है वो राजस्थानी खानों बी को भी एक अलग टेस्ट है। यूके के मायने भी कई यहाँ को माहौल मिला है कि कोई ना अगर बाजरा की रोटी खावा को मन करे तो यूके में क्या खावा आप बताओ। बिल्कुल, बाजरे की रोटी खानी है तो आपको वहाँ पे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। अच्छा, राजस्थान के रेस्टोरेंट हैं, हाँ, और 5-6 रेस्टोरेंट हैं, वहाँ जाके खा पी सकते हो। बिल्कुल खा सकते हो। एक हमारे सरदार सर के तो कम से कम 5-6 रेस्टोरेंट वहाँ पे, जिसमें अक्रॉस द यूके होंगे। एक लंदन में 2-3 हैं, ब्रिस्टल में है, बर्मिंघम में है। मैं एक दिन वहाँ पे ऐसे प्रोग्राम से पहले गया उनकी शॉप पे, तो 35 रुपये में समोसा बेच रहे थे। अच्छा, मतलब मुझे पता नहीं यहाँ पे कितना रुपये में समोसा है, बट वहाँ का यहाँ का 35 रुपये में, मतलब कोई बेचता नहीं है। मैंने पूछा कितना मार्जिन होगा मतलब 5-10 रुपये होंगे इसमें मार्जिन, बट वो लोग मार्केटिंग बढ़ा रहे हैं। हाँ, तो वो सरदार सर के बहुत रेस्टोरेंट वहाँ पे, और बीका जी नाम से खोल रखा है, बीकाना नाम से खोल रखा है, बहुत सारे रेस्टोरेंट खोल रखे हैं। बिल्कुल। तो एक जो होता है कि राजस्थानियों की खास बात ये कही जाती है कि राजस्थानी जो लोग होते हैं वो बिजनेस माइंडेड होते हैं। तो ऐसा बिजनेस कम्युनिटी यूके में अगर राजस्थान के प्रोस्पेक्टिव में देखी जाए तो कैसी है वहाँ पर? तो हमारे एक यहाँ पे अब जैसे बिजनेस माइंडेड है, राइट, ओके, वेदांता वाले भी हैं, लक्ष्मण मित्तल भी हैं, लेकिन जो अपने रिसेंट में आए ना, जिनको जानता हूँ, अच्छा सेटअप कर रखा है। एक तो हमारे नागौर के डॉक्टर फ्रोडा, उनका राजस्थान तगड़ा होटल है। अच्छा, 600 लोगों के बैंकेटिंग हॉल है, 100+ उनके कमरे हैं। जो पीक जो होता है ना एकदम, जो जहाँ से मेन जो हिथरो से 15-20 मिनट दूरी पे होगा, मेन शहर में मेन काफी लोग लंदन के अंदर अभी। अच्छा, लंदन के अंदर। हाँ, तो हमारे तो जितने प्रोग्राम्स होते हैं, हम तो भाई सनी आ रहा हूँ अभी, ठीक है ना, ये प्रोग्राम तो अभी देखना कैसे, ठीक है ना। तो हमने अभी किया था, अभी स्कूल में गया था, बोले नहीं इस बार डेकोरेशन कर वो बेटा, नहीं तो इस बार नेक्स्ट टाइम है ना तुम वहाँ पे मेरे होटल में करना। अच्छा, तो अभी राजस्थान का बैंड गया हुआ था, राइट, वो प्रोग्राम में गया था, तो बोलो यार मैं कुछ कराओ होटल से, तो उनका होटल में प्रोग्राम गया कि यार उनको कुछ प्रोग्राम मिले। तो बोले कि उनकी चेंज चलती हैं, तो बोले कि मैं उनका प्रोग्राम कराता हूँ। बिल्कुल। तो ये राजस्थानी की खट्टी मीठी बातें जो है वो हम कर रहे हैं सर के साथ में, और सर साथ ही जो है वो अब राजस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो आगे के क्या अपने जो है प्रोस्पेक्टिव लेकर चल रहा है, किस हिसाब से जो है वो आगे आप प्लान्स पे काम करना चाहते हैं, या आगे आपके का क्या विजन है, कैसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं? हमारे ओवरऑल जो ना टोटल अकाउंट 1000+ बच्चे किसी न किसी कैपेसिटी में बेनिफिटेड है चैरिटी से, चैरिटी और पहले कॉन्ट्रीब्यूशन है। अभी हमने कोविड में स्टार्ट किया था, जब अब 90% बच्चे हैं उनको हम पूरा उनका करते हैं फंडिंग। तो हमारे बच्चे IITs में हैं, NIT में हैं, एम्स में हैं, कुछ कोचिंग का कर रहे हैं, कुछ IAS के यहाँ पे कुछ 3-4 लड़के होंगे यहाँ पे, वो झुंझुनू के भी हैं जो उसमें कर रहे हैं, बीकानेर के भी हैं, चूरू के भी हैं। अभी जयपुर में कुछ एक हमारे डॉक्टर साहब हैं गासल, वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं 30 साल से, बट वो बोले कि मैं मेरे गांव में करता हूँ, तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हम लोग उसको चैरिटी से देखते हैं कि जैसे चैरिटी एज ए सर्विस, कि आपको कुछ भी करना है गाँव के स्कूल में। हमने एक क्राइटेरिया रखा है गवर्नमेंट स्कूल पर रखा जाए, क्योंकि इसलिए रखा है कि एक तो फिल्टरिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, और सारे 99% बच्चे गरीब हैं। बिल्कुल। तो हमारे को ऐसा नहीं लगता कि ऐसे गलत कर दिया, सही कर दिया, तो हम वो क्वेश्चन नहीं है, हमारा बर्डन हट जाता है उसमें। बिल्कुल। दूसरा हम ये सोचते हैं कि बच्चों को उनको फंडिंग करवाई जाए, ठीक है ना। तीसरा हम सोचते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का, और या आप उनको प्राइज़ दे सकते हो। लेकिन एज ए चैरिटी में हम तो सब वॉलंटरी, मतलब वीकेंड में काम करते हैं। बिल्कुल। चैरिटी का जो काम करना होता है, वीकडेज में हमारा ऑफिस का काम करते हैं, तो हमारे लिए इतना मॉनिटरिंग, इतना बड़े रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास। यस। तो हम क्या करते हैं कि जैसे हम झुंझुनू के हैं, तो हम झुंझुनू के आसपास के जो है उनको देख लेंगे। कोई जोधपुर का है, पाली का, तो वो वहाँ का देख लेगा। कोई बीकानेर का, तो वहाँ का देख लेगा। तो वो आपको इजीली आपको फीडबैक मिल जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम वहाँ फिर स्कूल में करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ लोग बोलते हैं, करते भी हैं, लेकिन ऐसे लगता है कहीं ऐसे करप्शन हो जाए। क्योंकि जैसे स्कूल बच्चे को देना तो वो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर है, उसमें चांस नहीं होता है, बट इसमें हमें सोचना पड़ता है। तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम हो, राइट। फिर एक ये लगता है कि जैसे गांव में है, गांव में किसी को कमरा बनाना है, राइट, वो वैसे उस तरीके से कर रहे हैं, तो उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी, आप गांव की स्कूल बनाओ, आप बिल्स वगैरह दो, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि एक तो बच्चों का काम हो जाए,
एक यहाँ पे प्रोग्राम्स भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं। तो यहाँ जो प्रोग्राम करते हैं उसमें हम कल्चरल प्रोग्राम करते हैं स्पेशली। वो यूँ करते हैं कि आप भाषण वगैरह करोगे तो लोग नहीं आते हैं, बिल्कुल, अदरवाइज गांव के लोग आते हैं, बिल्कुल। और फिर वो कंट्रीब्यूट करते हैं। एक बार हमने मुझे याद है कि वाइदपुरा गाँव में प्रोग्राम किया था, तो वाइदपुरा गाँव के लोगों ने बोला यार ये सिगड़ा गाँव का हमारे गाँव में प्रोग्राम कर रहा है तो कि हम क्यों नहीं करेंगे। तो उन्होंने ऑन द स्पॉट मेरे हिसाब से 5 लाख रुपए स्कूल को ऑन द स्पॉट कर दिए थे। अरे वाह, इससे मोटिवेशन भी मिलता है, सामने वाले को भी मोटिवेशन। ऐसे एक मंडाला की स्कूल थी, वो वहाँ पे वो प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने बोले यार हमारे तो कई बार लड्डू के पैसे भी नहीं मिलते, हम कहीं जाना पड़ता है। तो मैंने 2-4 प्रोग्राम किए, तो वहाँ पे उद्देश्य ये था कि लोगों को जोड़ा जाए आपस, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप शेखावाटी में देखो पहले सेटों की काफ़ी स्कूल थी, और ओवर टाइम वो सेट थे वो कलकत्ता बॉम्बे बस गए, फिर उनके रूट्स वगैरह 3-4 पीढ़ी हो गई ना, तो वहाँ पे सब बिजनेसमैन है, वो चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता ना कि किस तरीके से किया जाए, किस डायरेक्शन। तो उनको सबको जोड़ना है, उन लोगों को जोड़ना और उसके लिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करना है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत कमाल, उम्दा काम कर रहे हैं। अब सर आपके हिसाब से अब एक सवाल जो है वो युवाओं को लेकर है। आपने बहुत लंबा रास्ता तय किया, जर्नी है, आपने देश देखा है, दुनिया देखी है, और कहते हैं कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो जो हैं वो हमसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकती है। तो आपके हिसाब से जब आप ऑब्जर्व करते हैं हमारी यहाँ की सोसाइटी को, क्योंकि आप आते हैं कुछ दिन यहाँ रहते हैं, तो आप लोकल लोगों को देखते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं, तो आपके हिसाब से हमारे जो युवा हैं उनको क्या चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है? कोई एक सलाह आपकी तरफ से जो आप देना चाहेंगे? और दूसरी चीज़ ये कि अगर सही करियर चूज़ करना है, सही रास्ता तय करना है, तो उसके क्या मायने होने चाहिए? ये 2 मेरे आपसे सवाल हैं। तो पहला तो तुम्हारे युवाओं के लिए है, तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, जैसे अपना यहाँ पर समाज है और वहाँ का कल्चर है, तो वहाँ पे बच्चों पे एनफोर्स नहीं करते कि आपको यही करना है, मतलब उनको एज ए इक्वल ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना। उनको ऐसा नहीं है कि उसकी विश ये है कि मेरे को आर्ट्स लेनी है, लेकिन पेरेंट्स कह रहा है कि नहीं तेरे को साइंस लेनी है, राइट, वो वहाँ पे प्रेशर नहीं है जी, तो वो खुद चूज करते हैं। दूसरा पेरेंट्स और जो यहाँ पे कहते हैं, अरे अपने ताऊ के सामने बोलता है, अपने अंकल सामने बोलता है तेरी जीभ लड़ाई हिम्मत हो गई, वो कल वहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर वो पूछ रहा है क्वेश्चन तो आप उसको लॉजिकली आंसर दो, ऐसा नहीं है बैठ जा चुप, ठीक है ना, झिड़क देना, राइट, जिज्ञासा समाप्त। तो अब जो आज के दिन जो युवा है वो देखता है कि यार वहाँ पे कल्चर ऐसे, उसको देखते हैं मूवी, राइट, ओके, सबको पता होता है इस चीज़ का। तो ये जो समाज के अंदर एक जो चेंज हो रहा है, उसको अपने सोसाइटी को उसमें थोड़ा अगर चेंज करें, और जो बच्चे हैं ओवर टाइम समझ रहे हैं यार ये बच्चा अब इसका अपना व्यू है और उसका अपना इंटरेस्ट है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये कहूँगा कि पेरेंट्स और युवा और बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसमें टाइम स्पेंड करना है, कि एक भगदड़ स्टार्ट कर दो कि हमें सबको साइंस लेनी है, बिल्कुल साइंस आंसर नहीं है उसका। बिल्कुल सर, इसी में मैं एक छोटी सी चीज़ सर आपसे भी डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे ये अभी आपने साइंस की जो बात की, शेखावाटी एरिया में हम रह रहे हैं और हमारा जो है वो अधिकतर टाइम जो है वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ, एजुकेशन में छात्रों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ गुजरता है। तो साइंस लेने की होड़ जो है वो अभी भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और उसी स्ट्रीम में ये भी देखा जाता है कि 20 लाख 21 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, उनमें से 1 लाख सिर्फ पास होते हैं। तो 1 लाख की बात हो जाती है, वो 20 लाख की बात जो है वो कहीं ना कहीं दब जाती है, और 20 लाख में से भी कई बच्चे जो है वो सही ट्रैक नहीं पकड़ पाते आगे चल के, क्योंकि उन्होंने साइंस के अलावा कुछ देखा ही नहीं है। तो आपके हिसाब से जब बच्चा एक सब्जेक्ट चूज करने वाला होता है, जब उसको अपने सही विषय का चुनाव करना होता है, तब उसे कैसे इंस्टिंक्ट के साथ में काम करना चाहिए, कैसे डिसाइड करें? क्योंकि अमूमन मैं भी जब बहुत सारे बच्चों से सवाल पूछता हूँ, जब किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बच्चे को भी मैं पूछता हूँ कि आप ये जो कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, तो आप क्यों कर रहे हो, ये इसमें आपका विजन क्या है, तो बहुत से बच्चे 95% बच्चे जवाब नहीं दे पाते कि वो बीएससी क्यों कर रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? 2 रीजन होते हैं, एक तो हॉबी डेवलप करना, एक तो हॉबी डेवलप हो गई है और एक डेवलप नहीं हुई है। तो आप कहते हो यार बच्चे जिसको मेरे को पता ही नहीं है, उसके अंदर पता ही नहीं कि उसकी हॉबी क्या है, उसको नहीं पता है कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, वो डेवलप ही नहीं हुआ। तो एक तो है कि वो जो एक्चुअल रियल जो बच्चे में ना, उसके आसपास जो सबसे बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स हम बच्चों से ज़्यादा नोटिस करते हैं, और पेरेंट्स को ये सोचना पड़ेगा कि किस में अच्छा है, करेक्ट, और उसके बाद में उसको इंटरेस्ट बढ़ाया जाए उसमें, तो वो एक पॉइंट पे आके वो डिसीजन करे कि मुझे करना क्या है। एग्जैक्टली, ठीक है ना। दूसरा, कुछ लोगों की हॉबी भी होती है, कुछ लोगों की डेवलप हो जाती है हॉबी, राइट, किसी में गेम खेलने की है, किसी की म्यूजिक में है, किसी के, जैसे मैं एक एग्जांपल, जैसे एक बच्चा मेरे जानकार में, राइट, ओके, बट वो लड़का काफ़ी अच्छा गाता है, राइट, लेकिन पेरेंट्स सोचते हैं कि यार सेफ रास्ता है, कम से कम वो टीचर बन जाए, करेक्ट, राइट, बट वो अगर नेचुरली उस पर थोड़ा टाइम बिताते, पता नहीं वो उसमें अच्छा कर जाता, राइट, तो
हमें ये ऐसे सोसाइटी में मेरा पूरी सोसाइटी को बोलूँगा मैं, ये इसमें युवा उनको वो क्या कर रहे हो, ये आप इतना बड़ा कंपटीशन होता है, 20 लाख में से 1 लाख बच्चे जा रहे हैं, तो 5 लाख तो अच्छे होंगे ना कम से कम पढ़ने वाले। करेक्ट। वो 4 लाख को रिसोर्ट मिली, 1 लाख ऐसे होंगे वो डिप्रेशन का शिकार हो गए, उनको पता ही नहीं कैसे कर रहे हो। करेक्ट, ठीक है ना, वो अपने आप कमजोर हो जाते हैं फिर। बिल्कुल। कुछ हर क्लास में होते हैं 20 में से टॉप भी होते हैं, फिर बॉटम भी होता है, ठीक है ना। कुछ है वो समझ जाते हैं कि चल भाई हमारे बस की बात नहीं है, तो वो हो सकता है कि ओवर टाइम अपने रास्ता चुन ले। बिल्कुल। लेकिन जो बीच की जो रेंज है, बीच के मतलब जो नहीं हुआ प्लस बॉटम 20% से बहुत जितना होता है ना, वो बेचारे फिर भी सोचते हैं कि अब ये कर लें, अब ये कर लें, अब ये कर लें जी। तो मेरा तो ये कहना है कि जो सबसे बेस्ट है उनके लिए, उन पेरेंट्स हैं वो ये सोचें कि इसकी हॉबी कहाँ है, इंटरेस्ट कहाँ है। अगर हॉबी अगर दुकान बनाने की, तो मैं तो कहूँगा दुकान बना के दो। एग्जैक्टली। क्योंकि मैं यूके में रहता हूँ और वहाँ पे तो गवर्नमेंट नौकरी का कोई इतना करियर है ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। ठीक है ना। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि वो क्यों नहीं है वहाँ पे करियर, इसलिए नहीं है कि वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में अच्छे वाले पॉलिसीज डेवलप की गई हैं। ठीक है ना। तो वहाँ पे अगर कल को हाँ भाई इसकी इंश्योरेंस भी है, कल को इसको कोई दिक्कत हुई, किसी को निकाला गया तो इसके लिए इतना पैसा रिजर्व भी है, ऐसी पॉलिसीज़ हैं। Exactly. तो वो बड़े आराम से 1-2 साल का अपना खर्चा निकाल लेता है, अगर जस्ट इन केस कोई भी मतलब निकाले तो उसको जी। तो मेरा तो ये है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वो भी डेवलप किए जाएँ, पॉलिसीज डेवलप की जाएँ, पेरेंट्स हैं वो बच्चे में देखें क्या खूबियाँ हैं, प्लस जो बच्चे हैं वो भी अपने पेरेंट्स को नहीं वो कह फिर पोलाइटली बोल सकते हैं उस चीज़ को कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत लंबी बातचीत और आपसे अलग अलग मुद्दों पे हमने बात की, और आशा करते हैं कि राजस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो भी हमारे एफएम के साथ में जुड़ के आप हमारी जो राजस्थानी गतिविधि आप यूके में कर रहे हैं वो आप हम तक पहुंचाएं, ताकि हम भी उसे बाकी लोगों तक पहुंचा सकें और लोग जो हैं इस नेक काम में हमारे साथ जुड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।